नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आशु जी के टेक्स के अंदर। आप सभी कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और हम पढ़ रहे थे RTE एक्ट को, आज वहीं से आगे शुरुआत करते हैं। हम फटाफट जल्दी से लाइव आ जाओगे सभी, जल्दी से लाइव आ जाएं भाई। RTE एक्ट और RTE एक्ट के हमने इतिहास को पढ़ लिया था। 1819 से लेकर के हम 1 अप्रैल 2011 तक आ चुके थे। 1 अप्रैल 2010 की भी हमने बात कर ली थी। 29 मार्च 2011 के बारे में हमने बात की थी। फिर हमने 7वां अध्याय को पढ़ लिया था और कल हमने शुरुआत कर दी थी RTE एक्ट की धाराओं की ध्यान रखना। और हमने देखा था कि पहली धारा थी, वो पहली धारा कौन सी थी जिसके अंदर हमारा विस्तृत उल्लेख था, जिसके अंदर हमें नाम दिया था, इसके अंदर नाम है, लागू है और विस्तार होने के बारे में दे रखा है। दूसरी धारा में हमने देखा था कि इसके अंदर उपधाराओं का उल्लेख है और RTE एक्ट की जितनी भी महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं उन सभी महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में कौन सी धारा के अंदर बताया गया है, तो हमें मालूम है कि वो धारा 2 के अंदर बताया गया है। ध्यान रखना, जैसे वंचित बालक है, अभावग्रस्त बालक है, या आपका पिछड़े बालक हैं, अभिभावक, स्थानीय अभिभावक कौन होंगे, विद्यालय कितने प्रकार के होते हैं, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ होती है, बालक का मतलब क्या है, दिव्यांग बच्चों के लिए आयु कितनी है, 6 से 18 वर्ष है, सामान्य बच्चों के लिए जो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट नहीं है, दिव्यांग की श्रेणी में नहीं आती, उन बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष है। ये सारी बातें जो कहाँ उल्लेखित है, धारा 2 के अंदर उल्लेखित है। तो फटाफट जल्दी से सारे के सारे लाइव आ जाएं भी, शुरू करते हैं हम बात को आगे। फिर हम देखा था धारा 3। धारा 3 में क्या था, जल्दी से कमेंट करके बताएं भाई, धारा 3 में क्या था। हमने देखा था कि निःशुल्क शिक्षा है वो बालक का अधिकार होगा। ये धारा 3 के अंदर हमने बताई है कि निःशुल्क शिक्षा बालक का अधिकार होगा, ये धारा 3 के अंदर है। फिर हमने देखा था कि धारा 4, और यहाँ से हमारी शुरुआत होती है भी। तो कॉपी पेन लेकर के आलथी पालथी मार करके बैठ जाइए, धारा 4 पढ़ते हैं भी हम। धारा 4, हाँ भाई, लगातार कमेंट करते रहिए भाई। अच्छा, वीडियो सही है, आवाज़ सही आ रही है क्या? हाँ, तो देखिए धारा 4 को ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 लोगों को देखना, एक तो है विद्यालय प्रशासन। कौन? विद्यालय प्रशासन। हमारे पास दूसरा है स्थानीय प्रशासन, ठीक है, और तीसरा है हमारे पास में स्थानीय अभिभावक। स्थानीय अभिभावक, ठीक है। ये तीनों मिलकर के कौन कौन? विद्यालय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और स्थानीय अभिभावक, ये तीनों मिलते हुए क्या करेंगे? समुचित और समन्वित, समुचित एवं समन्वित प्रयास करेंगे। अच्छा, ये प्रयास क्यों करेंगे? ये प्रयास इसलिए करेंगे, ध्यान रखना, कि अगर कोई बालक, क्या अगर कोई बालक शिक्षा की मुख्य धारा से हट गया है, ठीक है, अर्थात या तो वह विद्यालय आया ही ना हो कभी, या एक बार स्कूल में आ गया उसके बाद में चला गया हो, या तो कभी आया न वो, ध्यान का दोनों बालक आ जाएंगे इसके अंदर, या तो कभी न आया हो वो, या फिर जो ड्रॉप आउट केस हैं तो वो ड्रॉप आउट केस हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे भी, ध्यान रखना, ठीक है ना, कि जो विद्यालय कभी नहीं आए वो और ड्रॉप आउट, इनको क्या करेंगे हम?
शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेंगे, जोड़ेंगे। और जोड़ेंगे कैसे? उसकी आयु के अनुरूप, आयु के अनुरूप जोड़ेंगे। हाँ भाई, सही है क्या? हमने बोला क्या कि विद्यालय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और स्थानीय अभिभावक क्या करेंगे? देखिए, अगर कोई बालक है वो शिक्षा की मुख्य धारा से हट गया है और वह विद्यालय नहीं आ रहा, तो ऐसे बालकों को हम क्या करेंगे? 3 व्यक्ति मिलकर के विद्यालय प्रशासन को आप समझते हैं, स्थानीय प्रशासन का मतलब आपका लोकल बॉडी जो है वो चाहे आपका सरपंच हो, वार्ड मेंबर हो, जो असमसी के अंदर सदस्य बनेंगे, ठीक है। तो उन व्यक्तियों को, लोकल प्रशासन को लेते हुए और स्थानीय अभिभावक। अब स्थानीय अभिभावक बच्चों को जोड़ने का क्या हम क्यों करेंगे? क्योंकि स्थानीय अभिभावक जो होते हैं, आगे हम जाकर के पढ़ेंगे धारा 21 के अंदर, विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ध्यान रखना। तो उस विद्यालय प्रबंधन समिति के जो हमारे पास में सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं? स्थानीय अभिभावक होते हैं। इसलिए क्या है कि स्थानीय अभिभावक है, ये भी साथ में जाएंगे और ये क्या करेंगे? जो बालक शिक्षा से हट गए हैं उनको जोड़ने का समुचित और समन्वित प्रयास करेंगे, ध्यान रखना। अब बच्चे को जोड़ेंगे, लेकिन बच्चों को जोड़ेंगे उसकी आयु के अनुरूप, ध्यान रखना। कैसे जोड़ेंगे? उसकी आयु के अनुरूप बच्चे को जोड़ेंगे। मान लो कि हम एक 10 साल का बच्चा लेकर के आगे, जो जिंदगी में कभी स्कूल गया ही नहीं है, तो उस 10 साल के बच्चे को आकर हम उस 6 साल के मासूम बच्चे के साथ नहीं बैठा सकते जो पहली क्लास के अंदर है। अब हम देखेंगे कि वो 6 साल का होता तो पहली क्लास में, 7 साल का होता तो दूसरी क्लास में, 8 साल का होता तो तीसरी क्लास के अंदर। तो ध्यान रखना, अब देखेंगे 10 साल का कौन सी क्लास में आएगा, हम उस क्लास के अंदर बैठाएंगे। अब सर आपने क्या किया कि 10 साल के बच्चे को सीधा जो है आपका जो भी क्लास बनती है, आपकी चौथी 5वीं क्लास जो भी बनती है, 5वीं 6ठी क्लास बनेगी, उस क्लास में बैठाओगे तो बच्चा पहली क्लास की चीज़ें कैसे सीख लेगा? या मान लो कि एक 13 साल का बच्चा आ गया, आते आपने उसको 8वीं में बैठा दिया है, तो अब वो उन महत्वपूर्ण चीज़ों को, विज्ञान के कंसेप्ट को, इंग्लिश के कंसेप्ट को, हिंदी के या सामाजिक के उन चीज़ों को कैसे समझेगा? तो ध्यान रखना, ऐसे बालकों के लिए हम क्या करते हैं? पहले एक 3 महीने का एक विशेष कोर्स चलाते हैं। इस विशेष कोर्स को क्या कहते हैं भाई? ध्यान रखना, इस विशेष कोर्स को कहते हैं ब्रिज कोर्स। क्या कहते हैं इसको? ब्रिज कोर्स कहते हैं। तो पहले उसे 3 माह का क्या करवाएंगे? ब्रिज कोर्स करवाएंगे और ब्रिज कोर्स करवाने के बाद में फिर हम उसे क्या करेंगे? आगे की जो शिक्षा है वो उसको दे देंगे, ध्यान रखना हम, ठीक है। तो क्या धारा 4 में क्या आ गया कि अगर कोई बालक जो है वो क्या है? शिक्षा की मुख्य धारा से हट गया है, ड्रॉप आउट केस है, उसको हम क्या करेंगे? उसकी आयु के अनुरूप प्रवेश देंगे, ध्यान रखना। अच्छा, मान लो कि अगर एक बालक दूसरी क्लास में स्कूल छोड़ करके गया है और 2 साल के बाद ही अगर वापस आ जाए तो हम क्या करेंगे? उसे उसी कक्षा के अनुरूप उसी को प्रवेश दे लेंगे, ध्यान रखना। अगर हम 3 साल के अंदर बालक जो है वापस क्लास में विद्यालय लौट करके आ जाता है तो उसे तो हम क्या करेंगे? आयु के अनुरूप न दे करके कक्षा के अनुसार दे देंगे, ध्यान रखना। जहाँ से वह छोड़ करके गया था वहाँ से शुरू कर देंगे। लेकिन अगर 3 साल से टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाता है तब हम क्या करते हैं कि उसे हम उसकी आयु के अनुरूप जोड़ने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम भी, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट धारा 5 की ओर। धारा 5 क्या कह रही है? देखना, इस धारा को यूं समझिए कि ये धारा आरटीआई खुद का ही विरोध कर रही है। और विषय पूछे अगर आपसे कि धारा 5 आरटीआई की कौन सी धारा का विरोध कर रही है, तो उत्तर होगा धारा 12 का विरोध करेगी, ध्यान रखना। अब कैसे विरोध करेगी हम इस पर बात करते हैं। देखिए धारा 5 में क्या है, अगर सिंपल भाषा में समझें तो धारा 5 एक बात कहती है कि साधारण शब्दों में सीधा सीधा कहें तो धारा 5 ये कहती है कि टीसी मांगने पर टीसी देनी होगी, ध्यान रखना। टीसी मांगने पर टीसी देनी होगी, ध्यान रखना। दूसरा, अब इसकी विस्तृत पूरी भाषा सुनिए कि धारा 5 में वास्तव में क्या लिखा है। ये तो एक सामान्य अर्थों के अंदर हमने बात कर ली। इसमें लिखा क्या है कि अगर बालक क्या करे हमारे पास में अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन, और आपको मालूम है दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा क्या होती है? 1 से 8 तक होती है। फटाफट कमेंट करके बता दिया करें, जो क्वेश्चन आगे से होते हैं आगे से आगे बता दिया करें जल्दी से। तो प्रारंभिक शिक्षा कौन सी? 1 से 8 तक। इसको पूर्ण करने से पहले
पूर्ण करने से पहले अगर विद्यालय का स्थानांतरण करे तो बालक के समस्त अधिकार स्थानांतरित हो जाएंगे। अर्थात जैसे ही बालक विद्यालय के बदलता है तो विद्यालय बदलने के साथ साथ उसके जितने भी राइट्स हैं, जितने भी अधिकार हैं, वो सारे के सारे अधिकार क्या हैं कि उसके साथ ही बदल जाते हैं, ध्यान रखना, ट्रांसफर हो जाते हैं। ध्यान रखना कैसे कि अगर पहले क्या होता था कि हम आर्टिकल आने से पहले कि प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो आपके टीसी नहीं देते थे, ध्यान रखना, और बिना टीसी के दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं होता था। अब देखना यहाँ हमारे पास में टीसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना, पहले टीसी नहीं मिलती तो हमको एफिडेविट लिखवाना पड़ता था, अब कोर्ट कचहरी में चक्कर काटते लंबा समय। अब देखना धारा आरटी 5 ने क्या कह दिया कि आपको चिंता ही नहीं है। अगर बालक क्या कह रहा है कि अपने विद्यालय का स्थानांतरण कर रहा है, अपने विद्यालय को बदलना चाह रहा है कक्षा 8 से पहले, तो जैसे ही वह स्कूल को बदलेगा तो उसके सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट है वो अपने आप क्या है उसके साथ ही बालक के चले जाएंगे। ध्यान रखना, अर्थात विद्यालय स्थानांतरण के साथ उसके सारे अधिकार बदल जाएंगे, अपने आप परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यह आरटी एक्ट स्वयं का विरोध करती है। क्यों करती है? देखिए कि सब कुछ इसके साथ विद्यालय स्थानांतरण के साथ सारे अधिकार स्थानांतरित हो जाएंगे। क्या कि सारे के सारे अधिकार स्थानांतरित हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना खुद जो आरटीई एक्ट है वो स्थानांतरित नहीं होता है। ध्यान रखना, बाकी सब स्थानांतरित हो जाएगा लेकिन आरटीई एक्ट है वो स्थानांतरित नहीं होगा। कैसे कि ये विरोध करती है धारा 12 का। ध्यान रखना, और धारा 12 के अंदर हम आपको हल्का सा मैं बता देता हूं कि धारा 12 के अंदर है कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो 25% हमारे पास में निर्धन वर्ग के सीटों के लिए आरक्षित की गई हैं, तो अगर कोई बालक उन 25% सीटों पर एडमिशन लिया गया है किसी का, और अगर वह वहां से एक बार आरक्षण का लाभ छोड़ दे तो ध्यान रखना विद्यालय बदलने पर नए विद्यालय के अंदर उसे 25% सीटों में शामिल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब देखो सारे अधिकार ट्रांसफर हो गए लेकिन जो खुद आरटीई एक्ट था वो ट्रांसफर नहीं हुआ। तो धारा 5 जो है वो कौन सी धारा का विरोध करती है? तो वो धारा 12 का विरोध करती है। ध्यान रखना, पूछ ले कि दो धाराएं कौन सी आपस में विरोधाभास के अंदर है, तो धारा 5 और धारा 12 आपस के अंदर विरोधाभास में है। ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर चलते हैं तो आती है धारा 6। 5 के बाद कौन सी आएगी? धारा 6 आएगी। ध्यान रखना, फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों कि धारा 6 में क्या लिखा हुआ है। अभी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कमेंट करके जरूर बताया करें, या ऊपर से जा रहा है भाई? देखिए, हाँ, तो धारा 6। अब देखिए धारा 6 को समझना, धारा 6 को तुम सीधा समझो तो सीधा सा नाम दे रखा है हमारे पास में क्या? नए विद्यालयों की स्थापना। धारा 6 में क्या दे रखा है? नए विद्यालयों की स्थापना। ठीक है, अब देखना क्या कहा हमने कि राज्य 3 बातें बोली नए विद्यालयों की स्थापना के अंतर्गत कि स्थान, समय और परिस्थिति के अनुसार नवीन विद्यालयों की क्या की जाए? स्थापना की जाए। ध्यान रखना, अब देखना नए विद्यालयों की स्थापना करने का हमारे पास में रिक्वायरमेंट क्या है, क्या हमारे पास इसमें क्राइटेरिया, क्या मानक है इसके, कि फटाफट कमेंट करके बताइए कि प्राथमिक विद्यालय नया खोलने के लिए क्या शर्तें हैं, कितने किलोमीटर के दायरे में हम खोलेंगे, उच्च प्राथमिक विद्यालय है वो कितने किलोमीटर के दायरे के अंदर खोलेंगे। फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों जल्दी से। हाँ करिए, कमेंट करिए, फटाफट करिए भाई। आइए देखिए, सुनिए पहले बात को। देखो प्राथमिक विद्यालय के अंदर 1 से 5 साल के बच्चे होंगे, है ना। जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें 1 से 5 साल के बच्चे हैं, तो वो मासूम जो बच्चे हैं वो ज़्यादा दूर नहीं चल सकते, तो उनके लिए क्या करना है? 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? नया स्कूल खोलना पड़ेगा। अब देखना कि जब से ही वो उच्च प्राथमिक में जाते हैं, तो उच्च प्राथमिक विद्यालय में जाते ही अब वो मासूम तो नहीं रहे हैं, लेकिन थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो ये थोड़ी दूर चल सकते हैं। तो
ये प्रति 2 किलोमीटर के हम क्या करेंगे, नया विद्यालय खोलेंगे। सर किताबों ने तो 3 भी दे रखा है। अब सुनिए, देखिए यहाँ गड़बड़ है, कुछ किताबें 2 कह रही है, कुछ किताबें 3 कह रही है। इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिए, क्या कि जो हमारे राज्य की ओर से जो प्रस्ताव है, आपको मालूम है कि भारत के अंदर 1 अप्रैल 2010 को आरटी एक्ट लागू हुआ था, जबकि राजस्थान ने हमने इसमें संशोधन करते हुए क्या किया था, 1 अप्रैल 2011 को किया था, ध्यान रखना ध्यान। ठीक है, अब भारत में जो लागू था हमारे पास में, उसमें 7 अध्याय थी और 38 धाराएं थी, जबकि राजस्थान के अंदर जो हमने लागू किया उसमें 10 अध्याय और हमारे पास में कितनी धारा थी, फटाफट कमेंट करके बताइए भी। तो हमारे राज्यों ने तो कितना माना इसके अंदर, 2 किलोमीटर, लेकिन केंद्र सरकार के अंदर कितना माना गया है, ध्यान रखना, 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर क्या करें, नवीन विद्यालयों की स्थापना करें, ध्यान रखना, ये बोला। दूसरा उन्होंने बोला कि 1 किलोमीटर के दायरे में करें, 1 किलोमीटर के बाद उस दायरे के अंदर वहाँ कुछ बच्चों की लिमिट भी तो होनी चाहिए। तो हमने कहा कि जहाँ आपको 20 बच्चे मिल जाए, वो चाहे किसी एक ढाणी में मिल जाएं, तो 20 बच्चों के ऊपर आप प्राथमिक विद्यालय की क्या कर दो, स्थापना कर दो। तो सर फिर उच्च प्राथमिक विद्यालय कब खोलेंगे, ध्यान रखना, ये आपका प्राथमिक तो कितना, 20 प्लस स्टूडेंट के ऊपर, और ये जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है जहां आपको 30 बच्चे मिल जाएं, उन 30 बच्चों के ऊपर क्या कर दो, नया विद्यालय खोल दो। अब देखना ये शर्त क्यों लिखी, ऐसे तो क्या करते हैं, आप मान लो जयपुर से चले, जयपुर से बाहर निकलते ही 1 किलोमीटर के बाद एक प्राथमिक विद्यालय खोल दो, फिर 2 किलोमीटर के बाद उच्च प्राथमिक विद्यालय खोल दो, फिर 1 किलोमीटर के बाद फिर प्राथमिक विद्यालय खोल दो। ऐसा नहीं, वहाँ 20 बच्चे भी तो होने चाहिए ना पढ़ने वाले, तो खोलेंगे। इसलिए तो हमने कहा समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार। अब एक शहर से दूसरे शहर के अंदर चले हम, रास्ते में 70 किलोमीटर के अंदर वीरान जंगल है, कोई घना आबादी क्षेत्र नहीं है, कोई आबादी वहाँ पर बस ही नहीं रही है, तो वहाँ विद्यालय नहीं खोलेंगे। रिक्वायरमेंट जरूरी है कि 20 बच्चे होंगे तो हम क्या कर देंगे, प्राथमिक विद्यालय हो जाएगा। अगर 30 बच्चे हैं तो हम क्या कर देंगे, उच्च प्राथमिक विद्यालय खोल देंगे, ध्यान रखना। लेकिन सर गाइडों ने दे रखा है कि 1 से 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर हम क्या करेंगे कि प्राथमिक विद्यालय खोलेंगे, फिर 3 से 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर हम उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलेंगे, फिर 5 से 7 किलोमीटर के दायरे के 5 से 7 के दायरे के अंदर माध्यमिक खोलेंगे, और 7 से 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो है हम उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलेंगे। तो जरा गौर से बात को सुनिए कि हम आरटी एक्ट है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आया है, ध्यान रखना, और प्राथमिक शिक्षा से संबंधित के लिए आया है। आरटीई एक्ट की सबसे बड़ी कमी यही है दोस्तों कि इसके अंदर जो है 14 वर्ष के बाद की शिक्षा के बारे में कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि यहाँ पर 5 से 7 किलोमीटर के दायरे के अंदर माध्यमिक विद्यालय खोलने की बात कही गई है, और 7 से 9 किलोमीटर के दायरे के अंदर आपको उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की बात कही गई है। ध्यान रखना दोस्तों, ये सरासर जो बातें कही गई हैं वो बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना, क्योंकि ये जो बातें हैं वो आपके कौन से अभियान की है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा की है, ध्यान रखना। जो 1 से 3 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक विद्यालय है और 3 से 5 किलोमीटर में उच्च प्राथमिक विद्यालय है, वो है आपका सर्व शिक्षा अभियान जो असर से चला था, उसकी गाइडलाइन थी। और जो 5 से 7 किलोमीटर के दायरे के अंदर आपका माध्यमिक विद्यालय है और 7 से 9 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो उच्च माध्यमिक विद्यालय के बारे में हमने बात की है, वो जो है वो किसके लिए है हमारे पास में, वो आपका रमसा की गाइडलाइन है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा की। अब इन दोनों अभियानों को मिलाकर के एक ही अभियान चला दिया गया है, जिस अभियान का नाम है समग्र शिक्षा अभियान समसा। तो वो गाइडलाइनें जो है वो समसा की है। आरटी एक्ट में तो माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया, तो उन विद्यालयों की स्थापना हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों, नहीं कर सकते, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर ऐसा किसी गाइड में लिखा हुआ है तो वहां काट करके उसको क्या कर लेना, सही कर लेना। आरटी एक्ट की सबसे बड़ी कमी यही है दोस्तों कि इसमें 14 वर्ष के बाद की शिक्षा के बारे में बात नहीं की गई है दोस्तों। तो फटाफट कमेंट करके बताइए धारा 6 क्लियर है क्या भाई, धारा 6 क्लियर है क्या? हाँ, धारा 6 क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लें भी, धारा 6 क्लियर है। तो नेक्स्ट धारा 7 पे चलते हैं। 7 में हम बात करेंगे पैसों की दोस्तों, ठीक है ना। 7 के अंदर पैसों की बात होगी, वित्तीय प्रबंधन की बात होगी। देखिए दोस्तों कैसे बात होगी पैसों की। हाँ भाई सुने, देखें, समझे इस बात को कैसे। धारा 7 में बात की गई है वित्तीय प्रबंधन की। किसकी बात की गई है? वित्तीय प्रबंधन की बात की गई है कि इस अधिनियम के लिए जो पैसा लगेगा वो राज्य सरकार कितना पैसा लगाएगी और केंद्र सरकार कितना पैसा लगाएगी। ध्यान रखिए, देखिए सुनिए। तो इसके अंदर केंद्र और
राज्यों के अंदर वित्तीय बंटवारे को दिया गया है। जब प्रारंभ में ये अधिनियम आया था उस समय जो हमारे पास में अनुपात था वो अनुपात कितना था, ध्यान रखना दोस्तों, 55:45 था। अर्थात 55 रुपये केंद्र सरकार के थे और 45 रुपये राज्य सरकार इतना देते, ध्यान रखना। फिर राज्य सरकारों ने कहा कि हमारे पास पैसा कम है, हमारा थोड़ा सा क्या करिए, बजट घटाइए, अब केंद्र सरकार की ओर से बजट बढ़ाइए। तो इसको बढ़ा करके क्या कर दिया दोस्तों, 65 अनुपात क्या कर दिया गया, 35 कर दिया गया। लेकिन राज्य फिर नहीं माने, राज्यों ने फिर कहा कि इसके अंदर केंद्र सरकार का जो वेटेज है वो बढ़ाइए। तो वर्तमान में जो अनुशासित है हमारे पास में, जो जिसकी अनुशंसा की गई है वो कौन सा है, 68-32 है, ध्यान रखना दोस्तों। तो अभी कौन सा चल रहा है हमारे पास में, 68-32 चल रहा है। तो पहली बात आपसे अगर ये पूछ ले कि ये जो वित्तीय अनुपात हमारे पास में दिया गया है, जो बताया था कि केंद्र और राज्यों के मध्य कितना वित्तीय अनुपात होना चाहिए, इसके बारे में किसने बताया था, तो समिति थी, ध्यान रखना दोस्तों, अनिल बोरदोई समिति। कौन सी समिति थी, अनिल बोरदोई समिति की अनुशंसा के ऊपर इन वित्तीय अनुपात को लागू किया गया था, ध्यान रखना दोस्तों, पहली बात तो ये। लेकिन सर हम पढ़ते हैं कि कुछ जगह अनुपात क्या दिया होता है, 60-40 का अनुपात दिया गया है, ध्यान रखना दोस्तों। कुछ गाइडों में पढ़ते हैं हम क्या, 60-40 का अनुपात। तो मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ कि ये 60-40 का जो रेशो था वो रेशो आपका एसएसए का था, सर्व शिक्षा अभियान का था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का था, और वर्तमान के अंदर जो समग्र शिक्षा अभियान चल रहा है समसा, तो उस समसा का जो अनुपात है वो हमारे पास में कौन सा है, 60-40 है। जबकि आरटीई का रेशो था, प्रारंभ वाला कौन सा था, 55-45 था, दूसरा रेशो कौन सा आया था, 65-35 था, और वर्तमान में जो अनुशासित किया गया है हमारे पास में वो कौन सा है, 68-32 का अनुपात है। अब दूसरी बात देखिए कि पूर्वोत्तर के राज्यों के अंदर ये अनुपात लागू नहीं है, पूर्वोत्तर के राज्यों को हमने विशेष छूट दी है, ध्यान रखना। पूर्वोत्तर के साथ साथ जो पहाड़ी राज्य हैं जैसे हिमाचल प्रदेश है हमारे पास में, उत्तराखंड है, जो पर्वतीय पहाड़ी राज्य हैं उनके अंदर भी हमने क्या दिए, कुछ छूटें दी है। वो कौन सी है हमारे पास में, देखिए वहाँ पर अनुपात लागू है 90:10। वहाँ कौन सा अनुपात लागू है, 90:10 लागू है। बाकी सब जगह कौन सा लागू है, ध्यान रखना हमारे पास में कि आपका 68:32 लागू है दोस्तों। तो फटाफट बताओ, क्लियर है क्या ये वाला, इसमें कोई डाउट है तो बताओ भी, फिर नहीं बढ़ते हैं आगे की ओर। हाँ, तो स्क्रीनशॉट ले लिया, चलें आगे। तो आगे देखिए धारा 8। अब हमने कहा था कि धारा 3, धारा 8 और धारा 13 इनमें क्या गड़बड़ है। देखिए धारा 3 में तो हमने ये कहा है कि निःशुल्क शिक्षा बालक का अधिकार होगा, ध्यान रखना क्या होगा, बालक का अधिकार होगा। जबकि धारा 8 के अंदर हम क्या कहेंगे, धारा 8 में हम कहेंगे टेक्निकल टीम आवाज खामोश करवाते हुए, थैंक यू सर। देखिए धारा 8 में हमने कहा कि जो सरकारें हैं, समूची सरकार जो है वो क्या करेगी, शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। धारा 8 क्या कह रही है, जो समुचित सरकार है वो समुचित सरकार क्या करेगी हमारे पास में, पूर्ण रूप से अधिनियम को क्या करेगी, लागू करेगी। पूर्ण रूप से अधिनियम क्या करेगी, लागू करेगी। जो हम अधिनियम लेकर के आए हैं, अधिनियम लागू करने का मतलब है कि हम इसके अंतर्गत जितने भी शैक्षिक कार्यक्रम हैं उन शैक्षिक कार्यक्रमों का क्या करेंगे, आयोजन करेंगे, ध्यान रखना। ये काम किसका होगा, सरकारों का काम होगा। और समूची सरकार में आपको मालूम है दोस्तों कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें आ जाएगी, और इसके अलावा जो आपकी लोकल बॉडी सरकार है, क्षेत्रीय सरकार है, वो भी क्या होंगे, इसका हिस्सा होंगे। तो धारा 3 ने तो कहा था कि निःशुल्क शिक्षा बालक का अधिकार होगा, जबकि धारा 8 क्या कह रही है कि संपूर्ण अधिनियम को लागू करे, यह समूची सरकार का दायित्व है, ध्यान रखना। यहाँ बात हो रही है दायित्व की, धारा 8 में बात हो रही है कि सरकार का दायित्व है कि वो संपूर्ण अधिनियम को क्या करे, लागू करे। धारा 3 क्या कह रही थी, निःशुल्क शिक्षा बालक का अधिकार होगी, ठीक है। और धारा 13 क्या कहेगी, ये धारा 13 में पढ़ेंगे, ध्यान रखना, जो अधिनियम को निःशुल्क बनाएगी, ध्यान रखना दोस्तों। फिर आगे एक धारा आती है हमारे पास में, धारा 9। धारा 9 के अंदर जो हमारे पास में समुचित सरकार के जो स्थानीय अधिकारी हैं, प्राधिकारी हैं, उनके अधिकारों का वर्णन दिया गया है, ध्यान रखना। देखिए दोस्तों क्या कि धारा 9 के अंदर
जो समुचित प्रकार के स्थानीय प्राधिकारी हैं, इन स्थानीय अधिकारियों के अधिकार और दायित्वों का क्या दिया गया है, उल्लेख दिया गया है। ध्यान रखना दोस्तों। अब देखिए इन अधिकारियों के अधिकार क्या है, दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है। ये अधिकारी कौन है दोस्तों? देखिए कि हमारे पास में या तो योजना का निर्माण कौन करेगी, केंद्र सरकार करेगी, या योजना का निर्माण कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। ध्यान रखना, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने क्या कर दी हमारे लिए, कोई भी शैक्षिक योजना का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। अब ये योजना जब भारत में लागू होगी तो भारत के किसी राज्य के अंदर जाएगी। राज्य के अंदर हमारे पास इन योजनाओं को लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी होती है। ध्यान रखना, जैसे हमारे राजस्थान में वर्तमान में जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है हमारे पास में, राजस्थान काउंसिल फॉर स्कूल एजुकेशन। ध्यान रखना, ठीक है ना, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। पहले हमारे पास में जो थी, हमारे पास में एक नोडल एजेंसी चलती थी RCEE और एक चलती थी RCSE। ये दो नोडल एजेंसी चलती थी पहले, राजस्थान काउंसिल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन और राजस्थान काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। तो एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर 1 से 8 के लिए कोई भी योजना आती, जैसे हमारे पास में मिड डे मील आया था, SSA आया था, तो वो सब तो संचालित होती थी RCEE के द्वारा। और जैसे हमारे पास में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आया था, जो शिक्षा माध्यमिक शिक्षा से संबंधित आती थी उसकी नोडल एजेंसी होती थी RCSE। ध्यान रखना, राजस्थान काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। लेकिन वर्तमान में हमें मालूम है कि समग्र शिक्षा अभियान के अंदर संकुल पत्ति में इन दोनों को मिला दिया और दोनों को मिलाकर के एक नई नोडल एजेंसी बना दी है। तो वो नोडल एजेंसी कौन सी है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, राजस्थान काउंसिल फॉर स्कूल एजुकेशन। ध्यान रखना, ये नोडल एजेंसी में जाएगी योजना, तो यहाँ कुछ अधिकारी होंगे तो उनके अधिकारियों का उल्लेख। उसके बाद में राज्य से जैसे ही योजना जिले में जाएगी तो जिले के अंदर हमें मालूम है कि आपका अधिकारी कौन बैठा होगा, CDO बैठा होगा। ध्यान रखना, पहले जिसे हम DO कहते थे आजकल उसको किस नाम से जानते हैं, CDEO के नाम से जानते हैं, चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, मुख्य शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। फिर जिले से हम जैसे ही कहाँ पर पहुँचेंगे, नीचे की ओर जाएंगे ब्लॉक के अंदर, तो ब्लॉक में कौन आ जाएगा, यहाँ पर CBO आ जाएगा। ध्यान रखना, पहले जिसे हम क्या कहते थे, BO कहते थे। ध्यान रखना, वर्तमान में DO की रैंक क्या है, DO की रैंक है वो DD की रैंक दी गई है। जो DD की रैंक हमारे पास में शिक्षा विभाग के अंदर हम देखते थे कि हमारे पास में जो निदेशालय थे हम बैठता था डायरेक्टर, और जो उप निदेशालय होते थे उनमें बैठता था DD की रैंक CDO को दी गई। ध्यान रखना, फिर आपका CBO से नीचे पंचायत में जाते हैं तो हमारे पास में पंचायत एजुकेशन ऑफिसर आ जाएगा, और उसके बाद में नीचे विद्यालय में चले गए तो हमारे पास में HM और स्कूल आ जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, ये जो अधिकारी हैं इन सभी अधिकारियों के अधिकार और दायित्वों का उल्लेख है वो कौन सी धारा के अंदर किया गया है, धारा 9 में किया गया है दोस्तों। ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास में धारा है वो कौन सी है, धारा 10। धारा 10 के अंदर जो क्या कहा गया है, माता पिता के अधिकार कर्तव्य और दायित्वों का उल्लेख किया गया। ध्यान रखना, अब माता पिता के क्या कर्तव्य होंगे दोस्तों, तो आपसे लिए एक सवाल है, फटाफट कमेंट करके बताइए कि धारा 10 का संबंध कौन से अनुच्छेद से है। धारा 10 का संबंध कौन से अनुच्छेद से है, जल्दी से कमेंट करके बताएं, धारा 10 का संबंध कौन से अनुच्छेद से है। तो ध्यान रखना, धारा 10 के अंदर है, आपके कमेंट बहुत कम आ रहे हैं भाई, माता पिता के अधिकार, या अधिकार तो क्या है आप कह सकते हैं इनके दायित्व या कर्तव्य। और कर्तव्य में क्या कहा गया है कि प्रत्येक अभिभावक या माता पिता का कर्तव्य है वो बालक की प्रारंभिक शिक्षा क्या करवाए, पूर्ण करवाए। बालक की प्रारंभिक शिक्षा क्या करवाए, वह पूर्ण करवाए, यह प्रत्येक माता पिता का क्या कर्तव्य है। और आपको मालूम है कि जो मूल कर्तव्य हैं वो संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर है, अनुच्छेद 51 का है। देखिए दोस्तों, हमने जब 86वां संविधान संशोधन पढ़ा था 2002 का, तो उसके अंदर हमने देखा था कि करेक्शन होकर के यहाँ हमने 51 जो क है, इस 51 क के अंदर एक नया 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा था, जिसे 11 या ट या
के नाम से जानते हैं, वो मूल कर्तव्य क्या था कि अधिकारियों के अधिकार और दायित्वों का जो माता पिता का अधिकार होगा कि बालकों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाए। नेक्स्ट आती है दोस्तों धारा 11। धारा 11 का संबंध कौन से अनुच्छेद से है, फटाफट कमेंट करके बताइए। और धारा 12 जिसमें हमने 25% सीटें आरक्षित की गई है, वो 25% सीटें किन के लिए है, इन सब बातों को जानने के लिए देखते रहे दोस्तों अगला एपिसोड। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।